दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की चैप्टर वाइज स्टडी कराई जा रही है। दोस्तों आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर लेकर आ चुका हूँ। पहले ही मैं 4 चैप्टर को कवर करा चुका हूँ। आज मैं 5वां चैप्टर लेकर आ चुका हूँ और इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं उनको डिज़ाइन कर दिया गया है इस वीडियो में। तो दोस्तों इस चैप्टर का नाम रेडियो एक्टिवता तथा नाभिकीय ऊर्जा है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। तो दोस्तों मैंने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और मैं हर ऐसे क्वेश्चंस को जानता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं। तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं हुआ करते, ज़िंदगी में कभी ऐसे उदास नहीं हुआ करते, हाथों की लकीरों पर मत विश्वास करना ए साहिब। तकदीर तो उनकी भी हुआ करती है जिनके हाथ नहीं हुआ करते, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं हुआ करते। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को पूछा जाता है एग्जाम में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गया। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो आप हमेशा याद रखेंगे कि रेडियो एक्टिवता की खोज जो की थी वो हेनरी बेक्रेल ने की थी। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट प्रयुक्त किया जाता है। ग्रेफाइट किस में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए, दूसरा विकिरण शील्ड के रूप में, या तीसरा रिएक्टरों की भीतरी सतह पर लेपन करने के लिए, या तापीय कुचालक के रूप में। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि ग्रेफाइट जो प्रयुक्त होता है वो न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्त, नाभिकीय रिएक्टरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 2005 में 2010 में और 2005 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ें जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? यूरेनियम की बनी होती है, ग्रेफाइट की होती है, या कैडमियम की होती हैं, या प्लूटोनियम की होती हैं। दोस्तों इस बात को याद रखेंगे कि कैडमियम की होती है। ठीक है दोस्त, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ जो होती हैं कैडमियम की और बोरोन की होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर कैडमियम दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो दोस्तों न्यूमेरिकल्स भी आते हैं आपके एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल 10 वर्ष है। अर्ध आयुकाल 10 वर्ष है, उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, आइए इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसको नीचे करके। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है पहले हमें वो नोट करना है। जैसे यहाँ पर किसी रेडियो एक्टिव तत्व का अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ का मान कितना दिया हुआ है? सर टी हाफ का मान तो यहाँ पर 10 वर्ष दिया हुआ है, 10 वर्ष। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 10 वर्ष लिख लिया। अब वो कह रहा है कि उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा, 10 ग्राम मात्रा जो है मतलब ये n का मान है। ठीक है, यानी n का मान कितना दिया हुआ है? सर n का मान यहाँ पर 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी, कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी, यानी ये वाला n0 का मान है। 10 जो है ये n0 का मान है और ये वाला मान यानी रह जाने वाला जो मान होता है यानी 1.25 ग्राम रह जाएगी, इसका मतलब ये n का मान है। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा? n का मान 1.25, ये वाला n0 का मान है, ये n का मान है। तो दोस्तों इसमें जो रिलेशन होता है वो कौन सा होता है? इसमें जो रिलेशन होता है वो होता है n इजिकल टू n0 इंटू 1/2 की पावर n। क्लियर। अब n का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है? n का मान 1.25 यहाँ पर हमने रख दिया। क्लियर। अब ये n0 उठ करके इसके n के अपॉन में आ जाएगा, तो n के अपॉन में आ जाएगा, तो n का मान हम यहाँ पर कितना रख देंगे? n का मान हम यहाँ पर 10 रख देंगे। n0 का मान n0 का मान 10 रख देंगे। क्लियर। इजिकल टू 1/2 की पावर n। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से n का मान निकालना चाहें तो यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे हम और नीचे 2 जीरो हमारे
क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर। अब 125 अपॉन 1000 को हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 10 की पावर 3। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n। क्लियर। अगर हम इसको काटने लगे, चूंकि 5 की पावर 3 125 होता है और 10 की पावर 3 1000 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 5 अपॉन 10 की पावर इनका होल क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n। अब इसको काटेंगे तो 1 अपॉन 2 की पावर होल क्यूब हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n। जब आधार समान होते हैं, जब आधार समान होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम घातों की तुलना कर देते हैं। यानी यहाँ से n इज इक्वल टू 3, यानी n का मान कितना आ जाएगा सर? n का मान यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें टी हाफ का मान पता है, n का मान पता है, तो टी हाफ और n में जो रिलेशन होता है, देखिए दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर हमें n0 का मान दिया हुआ है, ठीक है, कितने ग्राम मात्रा, मतलब वो n0 का मान है। रह जाने वाली जो होती है वो n का मान होता है। यहाँ से n0 और n का मान जब हमें पता चल जाता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, यानी n इज इक्वल टू n0 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर n। यहाँ से इसको हमने इसके मान रखने के पश्चात यहाँ से n का मान फाइंड कर लिया। n का मान यहाँ पर 3 आ चुका है। जब यहाँ पर n का मान 3 आ चुका है तो हमें टी हाफ का मान पता है, हमें n का मान पता है। अब रिलेशन जो होता है टी हाफ और n में, वो होता है t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ। क्लियर। तो t इज इक्वल टू, चूंकि हमें वो कह रहा है कि अर्ध आयुकाल 10 है, तो उस पदार्थ की 10 ग्राम मात्रा कितने समय में 1.25 ग्राम रह जाएगी, यानी समय का मान पूछ रहा है, कितने समय में। ठीक है। तो t इज इक्वल टू n का मान कितना निकाला अभी हमने? तो n का मान अभी हमने 3 निकाला था, और टी हाफ का मान यानी अर्ध आयुकाल का मान 10 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 10 रख दिया। 10 3 30, यानी समय कितना आ गया? 30 वर्ष आ चुका है इसका, 30 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आ रहा है 30? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर नहीं समझ आया हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं मुझे, 9997574396। ये मेरा नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझसे कॉल करके या कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको अच्छे समझा सकता हूँ। कोई सा भी डाउट हो, कहीं भी डाउट हो, आप मुझे कॉल कीजिएगा, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, यानी इंट्रेंस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स से या फिर फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पर आपको एक बात और बताता हूँ, मैं अभी आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है। जब हमारे केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके पश्चात हम फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, इस बात से आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है दोस्त। और जो मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं डिज़ाइन करता रहूँगा डे बाय डे। ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, परमाणु भट्टी में ग्रेफाइट जो कार्य करता है वो किसका कार्य करता है? तो विमंदक का कार्य करता है, नियंत्रण का कार्य करता है, या शीतलक का कार्य करता है, या ईंधन का कार्य करता है? तो दोस्तों आप हमेशा याद रखेंगे कि परमाणु भट्टी में जो ग्रेफाइट काम करता है वो विमंदक का कार्य करता है। ठीक है। 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कृत्रिम रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी, या बेकुरल ने की थी, या रदरफोर्ड ने की थी, या आई क्यूरी तथा जोलियट ने की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी की खोज जो की थी वो आई क्यूरी तथा जोलियट ने की थी। इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर देखिएगा, इसमें कहा गया है कि परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है? परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है? अल्फा किरणों के, या बीटा किरणों के, या गामा किरणों के, या न्यूट्रॉनों के? तो दोस्तों आप हमेशा याद रखेंगे कि गामा किरणों के निकलने पर जो हमारी परमाणु नाभिक में से किसके निकलने पर परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या जो अपरिवर्तित रहती है, यानी गामा किरणों के निकलने से जो परमाणु संख्या होती है और द्रव्यमान संख्या वो अपरिवर्तित रहती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? तो आयनीकरण क्षमता जो सबसे अधिक होती है वो होती है हमारी
अल्फा कणों की होती है, या बीटा कणों की होती है, या गामा कणों की होती है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आयनीकरण क्षमता जो सबसे अधिक होती है वो अल्फा कणों की होती है, और सबसे कम जो होती है वो गामा कणों की होती है। ठीक है दोस्त, इस बात को आप याद रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस बहुत एक्सप्लेन से आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन विधि प्रयोग नहीं की जाती, क्यों? क्यों नहीं की जाती? अत्यधिक दाब की आवश्यकता होती है, या अत्यधिक आयतन की आवश्यकता होती है, या अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है, या कम ताप की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है नाभिकीय संलयन, इसलिए इसको यहाँ पर हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में नाभिकीय संलयन, यानी प्रयोगशाला में हम नाभिकीय संलयन को प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 2008 में क्वेश्चन पूछ जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है। अर्ध आयु कितनी है? 44 दिन है। इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में होकर 125 ग्राम रह जाएगा? रह जाने वाला मैंने आपको बताया था कि वो हमारा n0 का मान होता है। ठीक है, किसका मान होता है? n का मान होता है, n का रह जाने वाला n का मान होता है, और n0 का मान यहाँ पर 1 ग्राम है। तो अर्धायु यानी टी हाफ का मान 44 दिन दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हमारा फॉर्मूला होता है n इजिकल टू n0 1/2 की पावर n। अरे होता है या नहीं होता? सर बिल्कुल होता है। अब n का मान यहाँ पर पहले हम नोट करते हैं। तो n का मान यहाँ पर कितना है? n इजिकल टू 125 ग्राम, और n0 का मान यहाँ पर 1 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा, यानी अब इसको हम लिख सकते हैं, यानी n का मान कितना है सर? n का मान 125 है। ठीक है, अपॉन कह रहा है कि 1 ग्राम कितने समय में कम होकर 125 ग्राम रह जाएगा, यानी अपॉन 1 आ जाएगा, इजिकल टू 1/2 की पावर n हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल सही है जी। तो यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है क्या? यहाँ से अगर हम n का मान फाइंड करना चाहें तो n का मान फाइंड किस तरह से होगा भाई? कोई दिक्कत हो रही है क्या यहाँ पर? मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है। 100 मिलीग्राम, ओहो मिलीग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा मिलीग्राम दिया हुआ है। एक रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्ध आयु 44 दिन है, यानी टी हाफ का मान यहाँ पर 44 दिन दिया हुआ है। क्लियर? अब इस नाभिक का 1 ग्राम कितने दिन में, 1 ग्राम कितने दिन में, यानी वो काय का मान है? वो हमारा n0 का मान है। तो n0 इजिकल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि वो कह रहा है कि कम होकर 125 मिलीग्राम रह जाएगा, यानी वो n का मान कितना दिया हुआ है? n का मान 125 दिया हुआ है, और मिलीग्राम दिया हुआ है। इसको हमें ग्राम में चेंज करना है, तो इसको हम 1000 से भाग कर देंगे भाई। इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, इसको हम 1000 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा n का मान n इजिकल टू 0.125। n का मान 0.125 आ जाएगा। अब दोस्तों फॉर्मूला यहाँ पर हमें ये लगा देना है कि n इजिकल टू n0 1/2 की पावर n। क्लियर? अब n का मान कितना है सर? n का मान यहाँ पर 0.125 है, तो 0.125 अपॉन n0 नीचे आ जाएगा n के। तो n0 का मान कितना है? 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया। ठीक है, इजिकल टू 1/2 की पावर n। अब यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे, 3 0 नीचे बढ़ जाएंगे। अब 125 अपॉन 1000 कितना आ गया? 125 अपॉन 1000, 125 अपॉन 1000 इजिकल टू 1/2 की पावर n है। क्लियर? अब इस 125 अपॉन 1000 को हम लिख सकते हैं 5/10 का होल क्यूब। चूंकि 5 का क्यूब कितना होता है सर? 125 होता है, और 10 का क्यूब 1000 होता है, इजिकल टू 1/2 की पावर n हो जाएगा। क्लियर? इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 1/2 की पावर 3 क्या आ जाएगा? 1/2 की पावर 3 इजिकल टू 1/2 की पावर n।
ठीक है, ये 3 है यहाँ पर। जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना हम कर देते हैं, ठीक है, यानी 1/2 यहाँ पर तो n इजिकल टू 3 आ जाएगा, यानी n का मान कितना आ गया, n का मान यहाँ पर 3 आ गया हमारा, ठीक है। और अर्धायु कितनी है, अर्धायु 44 दिन है, यानी किसका मान, टी हाफ का मान यहाँ पर 44 है, ठीक है, 44 दिन, ठीक है। तो दोस्तों एन में और टी हाफ में हम कोई रिलेशन जानते हैं क्या, सर बिल्कुल जानते हैं। तो चूंकि हमें समय बताना है तो टी इज इक्वल टू एन इंटू टी हाफ, ये इसका रिलेशन होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। टी इज इक्वल टू एन का मान यहाँ पर 3 दिया हुआ है, इज इक्वल टू टी हाफ का मान यहाँ पर 44 दिया हुआ है। तो 44 दिया यानी 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 13 यानी 132। टी इज इक्वल टू 132 वर्ष, 132 वर्ष कह रहा हूँ, 132 दिन। कौन से ऑप्शन में आ रहा है 132, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 2008 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें कहा गया है कि रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिकीय एक बार में उत्सर्जित क्या करता है, केवल अल्फा या बीटा कण, अल्फा तथा बीटा कण दोनों, अल्फा या बीटा कण गामा फोटोन तीनों करता है, या अल्फा किरण बीटा किरण तथा गामा उत्सर्जन तीनों करता है। तो कौन सा करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेडियो विघटन में नाभिक एक बार में जो उत्सर्जित करता है वो या तो केवल अल्फा कण उत्सर्जित करेगा या हमारा बीटा कण उत्सर्जित करेगा, इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आपको समझ आ गया होगा। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया गया है आप दोस्तों के लिए। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो हमेशा लेकर आता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें देखिएगा, किसी परमाणु से बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य क्या है, किसी परमाणु से बीटा कण के उत्सर्जन का तात्पर्य, बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकलना, नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन निकलना, नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना, ये नाभिक के प्रोटॉन का न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में बदलना। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा इज द राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक के न्यूट्रॉन का प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन में बदलना होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसमें कहा गया है 90 थोरियम 234 का विघटन, यानी ये विघटन होकर के 84 प्लूटोनियम 218 में होता है। विघटन में उत्सर्जित अल्फा कणों और बीटा कणों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों आप एक बात याद रखेंगे कि कभी भी अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है, अगर हमारा एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो अल्फा कण के उत्सर्जित होने के पश्चात द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी आ जाती है। जैसे यहाँ पर 234 है, अगर मान लेते हैं कि थोरियम में से अगर एक अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4 इकाई की कमी हो जाती है द्रव्यमान संख्या में, परमाणु भार में, तो 230 बचेगा। और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है तो यहाँ पर 88 हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि ये होकर के ये विघटन, मतलब विघटन इतना हो गया इसका, तो कितने अल्फा कण और कितने बीटा कण उत्सर्जित हुए हैं ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखना चाहें, चूँकि यहाँ पर 234 था, ठीक है, 234 में से अगर हम 16 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 218 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि एक अल्फा कण 4 इलेक्ट्रॉन की कमी करता है द्रव्यमान संख्या में, ठीक है, 4 चौक 16 यानी 4 अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान यहाँ पर हमारा आ गया 4 इलेक्ट्रॉन को, हमारा 4 को वो उत्सर्जित कर रहा है, अल्फा कणों को, 4 अल्फा कण को वो उत्सर्जित कर रहा है। चूँकि एक अल्फा कण के उत्सर्जित होने पर 4 इकाई की द्रव्यमान संख्या में कमी आती है, ठीक है। अब वो 4 कर रहा है तो 16 की यहाँ पर कमी आ गई, ठीक है। बात रही परमाणु क्रमांक की, तो यहाँ पर 90 था, अब यहाँ पर 84 हो गया। तो कितने कितने यहाँ पर बीटा कण उत्सर्जित किए उसने, तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, चूंकि एक बीटा कण के उत्सर्जित होने पर भाई यहाँ पर अल्फा कण तो 4 हो गए, ठीक है, तो 2 या 6 यानी बीटा होगा यहाँ पर 3, बीटा होगा यहाँ पर 3। तो चूंकि यहाँ पर कोई से ऑप्शन में भी 4,3 नहीं दिया हुआ है,
जैसे यहाँ पर अल्फा कण ही दिए गए हैं, बस बीटा नहीं दिए गए, तो ये वाला क्वेश्चन मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। इसका आंसर जो आएगा वो 4,3 होगा। इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्त, मुझे पूरी उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, 88 RA 226 से एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, किस समूह में उपस्थित होगा, तो शून्य समूह में उपस्थित होगा। इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि 90 थोरियम 234, यानी परमाणु क्रमांक इसका 90 है और इसका परमाणु भार 234 है, से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ क्या होगा। इसके देखिए, कभी भी बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु भार हमारा अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं परमाणु भार, लेकिन परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है। इस बात को याद रखेंगे। अगर हमारा अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की, यानी परमाणु भार में 4 की कमी आती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है अगर अल्फा कण उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर बीटा हो रहा है तो इसका मतलब ये तो हमारा अपरिवर्तित रहेगा परमाणु द्रव्यमान, इसमें हमें एक की वृद्धि हो जाती है परमाणु क्रमांक में। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण का उत्सर्जन होने पर नए तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार क्रमशः क्या होंगे। 90 या 234, 93 या 238, 92 या 92,238, 91,234। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर एक अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो अल्फा कण के उत्सर्जित होने पर उसके परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है और परमाणु भार में 4 की कमी आती है और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है। तो 90 और 238 में से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो 234 और 92 में से 2 को माइनस करते हैं तो 90। तो 90 और 234 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 90 234 इसमें आ रहा है 2012 में क्वेश्चन। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है 2012 में पूछा गया है, इसको देखिएगा। गामा विकिरण की चाल का प्रकाश चाल से तुलना में संबंध क्या होता है, सही संबंध हमें बताना है। गामा किरण की चाल ज़्यादा होती है प्रकाशी चाल से, या गामा किरण की चाल जो होती है वो प्रकाशी चाल के बराबर होती है, या हमारी गामा विकिरण की चाल कम होती है प्रकाश की चाल से, या गामा विकिरण की चाल विशिष्ट दिशाओं में प्रकाश की चाल से कम, अधिक या बड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गामा किरण की चाल जो होती है वो प्रकाश की चाल के सदैव बराबर होती है। इस बात को याद रखेंगे आप। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर देखिए गामा किरण की भेदन क्षमता कितनी होती है। तो गामा किरण की भेदन क्षमता जो होती है वो अल्फा तथा बीटा दोनों प्रकार की किरणों से अधिक होती है। भेदन क्षमता इसकी भेदने की क्षमता अधिक होती है गामा किरण की। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। अब इसमें देखिएगा, शरीर में रक्त वेग का प्रवाह निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर में रक्त वेग का जो प्रवाह होता है वो रेडियो एक्टिव सोडियम के जरिए नापा जाता है, यानी NH24 के डी। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से अल्फा कण क्या है। देखिए अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। तो हीलियम कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु 30 दिन है। देखिए ये न्यूमेरिकल है तो इसको थोड़ा सा नीचे करके हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु 30 दिन है। ठीक है जी, 30 दिन है। 90 दिन के समय के अंदर परमाणुओं का अंश जिससे हो जाएगा वह हमें बताना है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रिलेशन जो होता है हमारा वो T = N × T हाफ होता है। क्लियर। अब यहाँ पर 30 दिन है, यानी T का मान दिया हुआ है 30, तो हमने यहाँ पर T का मान रख दिया कितना सर, नहीं यहाँ पर 90 दिन दिया हुआ है ना, 90 दिन के समय के अंदर T का मान 90 दिया हुआ है यहाँ पर, = N का मान यहाँ पर 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो 30 हमने यहाँ पर रख दिया। और T हाफ की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो T हाफ की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से
90 दिनों एक रेडियो एक्टिव स्रोत की अर्ध आयु 30 दिन है, यानी सॉरी यहाँ पर ये एक्चुअली टी हाफ का मान है, यानी n इंटू टी हाफ का मान है कितना 30। अर्ध आयु इसके 30 दिन है ना, तो 30 टी हाफ का मान 30 दिया हुआ है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और 3 3 9, यानी n का मान कितना आ गया सर, n का मान यहाँ पर हमारा 3 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान हमारा 3 आ गया है। 90 दिन के समय के अंदर परमाणुओं का अंश जो क्षय हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, n इजिकल टू n0 1/2 की पावर n। क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। अगर n0 का मान कुछ नहीं दिया हुआ होता हो तो उसका मान 100 होता है, यानी n का मान कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे n का मान 100 हो जाएगा। ठीक है, तो n इजिकल टू n0 का मान 100 और 1/2 की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। n इजिकल टू कितना आ जाएगा, n इजिकल टू 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8, यानी 100/8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, n का मान कितना आ गया सर, n का मान यहाँ पर 100/8 आ गया। अरे बात समझ आ रही है या नहीं सर, बिल्कुल आ रही है। अगर हम इसको यहाँ से काटना चाहें तो ये आ जाएगा 12.6 आ जाएगा। ठीक है, n का मान 12.6 आ जाएगा, 12.6 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, अब हम 100% में से 12.6 को माइनस करते हैं, जो क्षय हुआ भाग होता है। तो हम क्या काम करते हैं, 100% में से, यानी 100 में से माइनस करते हैं, 100% में से माइनस 12.6%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 87.4%। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर है इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के लिए उच्च ताप आवश्यक है। वांडर वाल्स बलों को पार करने के लिए, नाभिक बलों को पार करने के लिए, गुरुत्वीय को पार करने के लिए, या कूलाम बलों को पार करने के लिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूलाम बलों को पार करने के लिए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए उच्च ताप आवश्यक है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक की बहुत ज़बरदस्त तैयारी कराई जाती है इस चैनल पर, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों को ज़रूर बताना। नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर जो कौन सा कार्य करता है ये आपको मुझे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अनियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन करता है, ये नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है, ये परमाणु बम विस्फोट में सहायता करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर मैं कहीं चला गया था, कोई बात नहीं। तो नाभिकीय रिएक्टरों में कौन सा कार्य करता है, नाभिकीय रिएक्टर कौन सा कार्य करता है। तो नियंत्रित ढंग से नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिकीय परिवर्तन 84, 215, 82 और 211 में कितने अल्फा कण उत्सर्जित हुए। अरे भाई कितने हुए, मैंने आपको भी बताया था कि जब हमारा अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु द्रव्यमान में 4 इकाई की कमी आ जाती है। तो यहाँ पर 4 इकाई की कमी आ गई एक होने पर। अब यहाँ पर परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आती है, तो यहाँ पर 84 था, यहाँ 82 हो गया। इसका मतलब एक अल्फा कण हमारा उत्सर्जित हो गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई। हाँ, यहाँ पर हम चल रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, किसी समस्थानिक का उपयोग पुरानी वस्तुओं के निर्धारण में किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C15, C16, C14, C13। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विघटन, तापीय अपघटन। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम जो कार्य करता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन में कार्य करता है, इस बात को आप याद रखेंगे।
हाइड्रोजन बम कार्य करता है नाभिकीय संलयन पर। लगे हाथ यहाँ पर, ये बात भी आप याद रखेंगे कि हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो नाभिकीय संलयन पर करता है, और हाइड्रोजन बम जो करता है वो नाभिकीय विखंडन में करता है। इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसके 3 न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। रेडियम 226 की अर्ध आयु 1580 वर्ष है। 4700 वर्षों के पश्चात ये अपनी प्रारंभिक मात्रा का कितना रह जाएगा? 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए, तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें कहा गया है कि रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु की समय सीमा कितनी होती है? आप हमेशा याद रखेंगे 10⁻⁻7 सेकंड से 10⁻12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक रिएक्टरों में नियंत्रण छड़ें किस लिए प्रयोग में लाई जाती हैं? अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए, अभिक्रिया की गति कम करने के लिए, अभिक्रिया की गति बढ़ाने या घटाने के लिए, ताप नियंत्रण के लिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा, अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसमें कहा गया है हमसे, सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य में नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अति उच्च ताप और अति उच्च दाब, निम्न ताप और उच्च दाब, उच्च ताप और निम्न दाब, अति उच्च ताप और कोई दाब नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन प्रक्रम के लिए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा दोस्त, परमाणु बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि परमाणु बम जो कार्य करता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ठीक है दोस्त, लेकिन हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक तत्व का नाभिक जो होता है वो कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण खोता है या दूसरे नाभिक से कुछ प्रारंभिक नाभिकीय कण लेता है, बहुत से छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, या कुछ प्रारंभिक नाभिक कण खोकर 2 या अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ प्रारंभिक नाभिक कण खोकर 2 या अधिक छोटे नाभिकों में टूट जाता है वो। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। तो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा जो प्राप्त करता है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रम से करता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिव तत्व तभी दर्शाता है जबकि उसके परमाणु में हो अस्थायी इलेक्ट्रॉन के विन्यास, स्थायी इलेक्ट्रॉन के विन्यास, या स्थायी नाभिक या अस्थायी नाभिक। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी परमाणु रेडियो एक्टिव तभी दर्शाता है जब उसके परमाणु में हो अस्थायी नाभिक। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये इसके बाद और भी है क्वेश्चन, उसके बाद और भी क्वेश्चन है। तो नाभिक में से किसका विखंडन स्वयं नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पर आप एक बात याद रखेंगे, विखंडन जो होता है जिसका परमाणु क्रमांक 90 से कम होता है, 90 से अधिक होता है, जिसका परमाणु क्रमांक, क्या कहा मैंने, जिसका परमाणु क्रमांक 90 से अधिक होता है उसका ही विखंडन होता है। और जिसका 90 से कम होता है, चूंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 90 से अधिक होता है यानी वो रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि निम्न में से किसका विखंडन नहीं होता। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक इसका यहाँ पर 88 से ज़्यादा जिसका होता है, मैंने बताया आपसे 88 से ज़्यादा जिसका परमाणु क्रमांक होता है तो उसका विखंडन होता है, और जिसका 88 से कम होता है तो उसका विखंडन नहीं होता। ये यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर परमाणु क्रमांक 25 है और इसका विघटन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में निम्न में से किसकी बंधन क्षमता सबसे अधिक होती है? किसकी बंधन क्षमता मतलब भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है? तो यहाँ पर गामा किरणों की बताई थी मैंने आपको, तो गामा किरणों की ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ज़्यादा होती है। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुँचती है
चालन विधि द्वारा पहुंचती है, संवहन विधि द्वारा पहुंचती है, या विकिरण द्वारा विधि पहुंचती है, या ए और बी दोनों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश तक जो पहुंचती है वो विकिरण द्वारा पहुंचती है। इस बात को आप याद रखेंगे, 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं ये सारे दोस्तों आपके अच्छे से प्रिपेयर हो जाने चाहिए और अच्छे से समझे जाने चाहिए दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।